कोकिला की नई बहू जब से आई थी तब से कोकिला नोटिस कर रही थी कि उसकी बहू हर बात पर अपनी तीखी जुबान से जहर उगल दिया करती, लेकिन कोकिला भी अपनी बहू को कुछ नहीं कहती है। अब एक रोज देर शाम कोकिला अपनी पड़ोसन विमला से बातें कर रही होती है। अरे विमला, तुझे पता है अपनी पड़ोसन कांता की बेटी पिंकी भाग गई। मैंने तो कांता को पहले ही कहा था आजकल तेरी बेटी को लेने एक लड़का आ रहा है, लेकिन मेरी बात उसने कहाँ ही मानी। अरे मैंने भी भरे बाजार में दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। अरे कांता की बेटी भी ना कांता की तरह ही निकली। उसने तुरंत उस लड़के का हाथ छोड़ दिया और कहने लगी मैं तो इसके साथ हूँ ही नहीं। माँ पर गई है एकदम। जानती है ना कांता को उस पान वाले से चक्कर चल रहा है। ये सब पास बैठी कोकिला की बहू कोमल सब सुन रही होती है। तभी कोमल अपनी तीखी जुबान से कड़वी आवाज में अपनी सास से कहती है, माँ जी, कांता काकी की बेटी पर नजर रखने से अच्छा होगा कि आप ननद जी पर ध्यान दें, क्योंकि आज ही वो कॉलेज का कहकर निकली है, लेकिन कॉलेज की तो आज छुट्टी है। अरे ये क्या कह रही है तेरी बहू? तेरी बेटी कहाँ आने जाने लगी है? जरा तू भी अपनी बेटी पर ध्यान दे। अरे बहू, तू मेरी बेटी को बदनाम कर रही है। मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है, वो तो कहीं भी नहीं जाती, मुझसे बिना पूछे कुछ काम नहीं करती। और तू हम लोगों की बातों पे क्या कान लगाए बैठी है? जाकर किचन में काम कर। वो कौन करेगा, तेरा बाप? हाँ, सच्चाई तो कड़वी होती ही है। मैं तो अपना काम करूँगी ही, लेकिन ननद जी भी अपने काम में ही लगी है। लेकिन जरा ध्यान से, मैं तो बस अभी आपको हिंट दे रही हूँ। इतना बोलकर कोमल किचन में चली जाती है और विमला कोकिला की तरफ देखते हुए कहती है, देख कोकिला, अगर तू मुझसे कोई बात छुपा रही है तो सच सच बता दे। अगर तेरी बेटी का कहीं चक्कर चल रहा है तो अभी उसे संभाल ले, वरना हाथ से निकल जाएगी और बदनामी इतनी होगी कि कुछ कहना ही नहीं। अरे तू भी कहाँ मेरी बहू की बातों में आ रही है? तुझे तो पता है ना वे कड़वी जुबान की तीखी है, बिना बात के मुद्दा बनाना जानती है बस। ये भी तू सही कह रही है। खैर अभी मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं मोहल्ले की खबर के साथ। विमला के जाने के बाद कोकिला अपनी बहू से कहती है, बहू तुझे क्या जरूरत है इतना तीखा बोलने की? कुछ मीठा खाया कर, वरना तेरी जुबान जितनी तीखी है उसे सुनकर तो दिल करता है ऐसी बहू लाने से अच्छा मेरी बहू ही ना होती। माँ जी, मैंने तो कहा ही था, सच्चाई कड़वी होती है। भैंस के आगे बीन बजाने का कोई मतलब ही नहीं है। चल छोड़, तू खाने पर ध्यान दे, मैं हॉल में बैठकर समाचार देख लूंगी। हाँ माँ जी, मैं तो चली खाना बनाने। आप मोहल्ले के समाचार के बाद अब देश दुनिया के समाचार देख लीजिए। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन कोमल की जुबान धीरे धीरे और भी कड़वी होती जा रही थी। कोकिला सोचती भी है कि उसकी बहू कुछ अच्छा बोलेगी, लेकिन नहीं, कोमल पर तो कोई असर नहीं हो रहा था। एक रोज देर शाम कोकिला अपनी बहू को प्यार से समझाते हुए कहती है, बहू तुझे मैं बहुत प्यार से समझा रही हूँ। कल नेहा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ कि तू अपनी तीखी जुबान बंद रख। हाँ माँ जी, इस घर में मेरी चलती ही काएं, जो आप कहें वो तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, मान लेती हूँ। हाँ भाभी, आजकल आप मीठा नहीं खा रही हैं ना, तभी इतना तीखा बोल पड़ती हैं। थोड़ा अपनी बोली पे कंट्रोल रखें। मैं तो अपनी बोली पर संयम रख लूंगी, लेकिन आप कब तक अपनी जवानी पर संयम रखेंगी? आजकल तो आपको भी कोई छोड़ने ले जाने वाला आ रहा है। भाभी आहिस्ता बोलिए, माँ सुन लेगी तो मेरा इस घर से दाना पानी सब उठ जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलिए छोड़िए, घर का माहौल बिगाड़ना नहीं चाहती मैं, वरना बोलने के लिए तो मेरे पास भी बहुत कुछ है। कोमल सीधी बात करना नहीं जानती थी, ना ही उसे प्यार से किसी से बात करना आता था। हर वक्त अपने मुंह से तीखा और साफ बोलकर कोमल लोगों को अपना दुश्मन बना लिया करती थी। कोमल की सास और ननद तो उससे परेशान ही थी, लेकिन आज जब नेहा को देखने लड़के वालों का आना होता है, लड़के की माँ बैठे हुए चाय और समोसे का आनंद ले रही होती है। अरे बहन जी, मिठाई भी तो लीजिए ना, खाली समोसे खा रही है आप? अरे खा रही हो बहन जी, बस लड़की आ जाए तो एक बार देख लूं, फिर मीठा खाते रहेंगे। हाँ आ रही है। अरे बहू, नेहा को ले आ। कहाँ है? इतना समय भला कौन लगाता है तैयार होने में? बहन जी, हमारी बेटी तो बड़ी ही सीधी सादी सिंपल है। आप उसे घर का काम करवा लीजिए या बाहर की नौकरी करवा लीजिए, हर काम में निपुण है मेरी बेटी। अरे क्या बात है बहन जी, हमें तो ऐसी ही बहू की तलाश थी। वैसे आपकी बहू भी कम नहीं है, वो भी बहुत सुंदर है। धन्यवाद आंटी जी,
लेकिन अब आपने मेरी इतनी तारीफ की ही है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए भी कुछ करूं। अरे जरूर बेटा, क्या करने वाली हो तुम मेरे लिए? तुम नाचने वाली हो या गाने वाली हो? क्या करके दिखाओगी मुझे? अरे नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा कोई शौक नहीं है मेरा। मैं तो बस साफ और तीखा बोलना जानती हूँ। 1 मिनट, कहीं तुम मेरी बेइज्जती करके मुझे यहाँ से भगाना तो नहीं चाहती? नहीं नहीं आंटी जी, जलील करके नहीं भेजने वाली, बल्कि दिल हल्का करके भेजने वाली हूँ, ताकि आप जब भी मुझे याद करे तो बस दिल से दुआ करे। ऐसा है क्या? तो फिर बताने में इतनी देरी क्यों कर रही हो? ये सब पास बैठी हुई कोकिला सुन रही होती है। तभी कोकिला अपनी बहू को जबरदस्ती किचन में जाने के लिए कहती है। लड़के की माँ कोमल को रोकते हुए उससे अपनी बात पूरी करने के लिए कहती है। अच्छा आंटी जी, मेरी ननद को बाहर घूमने फिरने का बहुत शौक है। आपको जितना बताया गया है, मेरी ननद संस्कारी नहीं बल्कि उससे दुगनी बदतमीज है। इतना ही नहीं, उनका तो कई लड़कों के साथ चक्कर भी है। कल ही एक लड़का उन्हें देर रात घर छोड़कर गया है। अब आप बताइए, क्या ऐसी लड़की संस्कारी होती है भला? अरे बहू, तू ये क्या कह रही है? और बहन जी, आप कहाँ जा रही है? मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। मेरी बहू का दिमाग थोड़ा सा खराब है, वो कुछ भी बोलती है। अरे सुनिए तो, रुकिए तो। नहीं नहीं बहन जी, अब कुछ नहीं हो सकता। वो तो अच्छा है आपकी बहू ने सच्चाई बता दी। मुझे तो लगता है आप तो अपनी बहू पे अत्याचार करती होगी, तभी उसने सरेआम अपनी ननद के बारे में सब कुछ बता दिया। आज तो आपकी बहू ने मेरी बेटे की जिंदगी बचा ली। भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना मेरे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। लड़के की माँ के जाने के बाद कोकिला के गुस्से का बांध टूट जाता है और वो अपनी बहू पर टूट पड़ती है। लेकिन कोमल को अपनी सास के ताने बाने सुनने की आदत हो चुकी थी और उसे इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या हुआ कोकिला, लड़के की माँ इतने गुस्से में यहाँ से क्यों गई है? जरूर तेरी बहू की तीखी जुबान से कुछ तीखा ही निकला होगा। तू तीखा निकालने की बात कर रही है? उसने तो जहर उगला है, जहर। इतना जहर तो नागिन भी नहीं उगलती है जितना जहर ये उगल रही है मेरे घर में रहकर, मेरा ही खाना खाकर, वो भी। नेहा को भी अपनी भाभी का ये बोलना बहुत खलता है और वह सभी कोमल को गुस्से भरी निगाहों से देखते भी हैं। लेकिन कोमल तो मस्त मौला थी। ऐसे ही कई दिन इस बात को बीत जाते हैं। एक रोज एक लड़का कोकिला के घर आता है। अरे नेहा, कहाँ गई तू? जल्दी बाहर निकल और मेरे पैसे निकाल, जो कल रात तू मुझे नशे की गोली देकर मेरे घर से पैसे चुरा के भाग गई थी। तुम यहाँ? और कौन से पैसे की बात कर रहे हो? कल रात तो मैं अपने घर पे ही थी। तुम मुझे मेरे घर पे बदनाम करने आए हो? कौन है तू? ऐसे बदतमीजी से बात क्यों कर रहा है मेरी बेटी से? और कौन से पैसे? आंटी जी नमस्ते। आपको अपनी बेटी के बारे में कुछ पता भी है कि आपकी बेटी क्या करती है क्या नहीं करती? आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। आपको पता भी कैसे होगा, आप जो बेचारी टाइप की मम्मी हो। एक मिनट, कौन हो तुम? तुम्हारी शक्ल तो खुद चोर से मिलती जुलती लगती है। चोर चोर मौसेरे भाई, क्यों है ना? और तुम मेरी सासू माँ को बेचारी टाइप का कह रहे हो? और क्या सबूत है कि मेरी ननद ने तुम्हारे घर में पैसे चोरी किए हैं? एक मिनट, तुम कौन हो? और सुनो, तुम्हारी ये जो भी लगती है ये चोर है। मैं तो अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अगर मेरी ननद चोर हुई तो पुलिस उसे ले जाएगी, वरना तुम्हें ले जाएगी। क्यों, सही है ना? तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, अभी तेरे परिवार वाले तेरे साथ हैं, इसलिए तू अकड़ रही है। उस लड़के के घबराते हुए जाने के बाद कोकिला अपनी बहू की तरफ देखकर अपनी बहू से कहती है। बहू, आज तेरी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई। मेरी बेटी की बदनामी होने से बची है। ये तो है ही बदतमीज, आवारा, लेकिन तेरे बोलने की तीखी आदत ने आज सबको बचा लिया, घर की इज्जत बचा ली। देर से ही सही, लेकिन कोकिला को भी यह एहसास हो जाता है कि कभी कभी तीखा होना भी जरूरी है। हद से ज्यादा मीठा बोलना हमारे लिए नुकसानदायक है। नीतू और राहुल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन फिर भी नीतू की शादी अमित के साथ हो जाती है। जब नीतू के पति को राहुल के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? अमित नीतू को उसके धोखे के साथ अपनाएगा या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब के लिए चलिए देखते हैं पूरी कहानी को। नीतू और राहुल रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन नीतू के पिता अजीत अपनी एक लौती बेटी की शादी किसी आर्मी ऑफिसर के साथ नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि राहुल एक आर्मी ऑफिसर थे। एक दिन नीतू राहुल से मिलने उसके घर जाती है तो कहती है,
राहुल, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पापा मेरी शादी कहीं और करवा रहे हैं, पर मुझे तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करनी। मैं जानता हूँ, लेकिन जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना ही अपनी नौकरी से भी। मेरी ड्यूटी मेरे लिए पहले है, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम अपनी नौकरी देखो, मैं अपने पापा की खुशी के लिए उनकी मर्जी देखती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें और दुखी नहीं कर सकती। नीतू इतना कहकर रोते हुए अपने घर चली जाती है। वो अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। तभी उसके पिता अजीत उसके कमरे में आते हैं और उसे रोता हुआ देखकर कहते हैं, बेटा मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जैसे तू हमेशा अपनी माँ के प्यार के लिए और साथ के लिए तरसी है, शादी के बाद अपने पति के साथ के लिए भी तरसे। उसकी नौकरी ऐसी है जिसका कोई समय नहीं। मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रही हूँ पापा, लेकिन मैं राहुल के सिवा किसी और के साथ खुश भी नहीं रह सकती हूँ। लेकिन मैं आपकी मर्जी के खिलाफ भी नहीं जाऊंगी, इसलिए आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ। नीतू की बात सुनकर अजीत उसकी और राहुल की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाता है। ये बात सुनकर नीतू बहुत खुश हो जाती है और राहुल को ये खुशखबरी देने के लिए उसके घर जाती है, जहां उसे राहुल की अर्जेंट ड्यूटी ज्वाइन करने की न्यूज मिलती है, जिसे सुनकर वो बहुत हैरान रह जाती है और कहती है, ये क्या? मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि पापा ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन तुम तो यहाँ मुझसे दूर जाने की तैयारी कर रहे हो और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। ऐसा नहीं है, वो अचानक से कॉल आई है। मैं जाने से पहले तुमसे जरूर मिलकर जाता। सॉरी, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए मेरी ड्यूटी पहले है, पर मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, जिसके बाद हम दोनों धूमधाम से अपनी शादी करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, पर जल्दी आना। बड़ी मुश्किल से पापा ने शादी के लिए हाँ करी है। हाँ, मैं जल्दी ही आऊंगा, तुम चिंता मत करो। राहुल इतना कहकर नीतू को गले लगाकर थोड़ी देर बाद अपनी ड्यूटी पर वापस जाने के लिए निकल जाता है। समय बीतता है। तभी एक दिन नीतू के पास आर्मी क्वार्टर से कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि बॉर्डर पर हुई लड़ाई में राहुल शहीद हो गया है। उसकी बॉडी का भी कोई अता पता नहीं है, जिसे सुनते ही उसकी होश उड़ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी अजीत वहाँ आता है और उससे कहता है, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? बोलो ना, क्या हुआ बेटा? पापा, आर्मी क्वार्टर से कॉल आया था कि राहुल जी शहीद हो गए हैं और उनकी बॉडी भी नहीं मिल रही। अब मैं क्या करूं पापा, मैं क्या करूं? बेटा पहले तू शांत हो जा, ये सच है और तुझे ये अपनाना ही होगा। मुझे ये न्यूज़ पहले ही मिल गई थी, लेकिन तू परेशान न हो जाए इसलिए मैंने तुझे बताया नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। नीतू इतना कहकर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद अजीत डॉक्टर को बुलवाता है और उसका इलाज करवाता है। समय बीतता है। समय के साथ अजीत नीतू को समझा बुझाकर उसकी शादी अमित नाम के लड़के से करवा देता है, लेकिन नीतू कभी अमित को वो प्यार और सम्मान नहीं दे पाती जिस पर उसका हक होता है। एक दिन नीतू अपने कमरे की अलमारी सेट कर रही होती है, तभी अमित वहाँ आता है और उससे कहता है, नीतू माँ का है, नीचे हॉल में भी नहीं है और तुम ये क्या घर के कामों में लगी हुई हो? माँ जी अपने कमरे में होंगी और कहाँ जाएंगी वो? और अगर मैं घर के काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा? आप? तुम प्यार से कहो तो मैं तो वो भी कर लूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप इतनी फिल्मी लाइनें क्यों मारते हैं? कभी तो नॉर्मल बातें कर लीजिए। मुझे आपकी ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। चलो कम से कम झगड़ा करने के बहाने ही सही तुम्हारी आवाज तो सुनाई दी, वरना तुम बोलती ही कहाँ हो। ये सब छोड़ो, चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना और खाना मैंने डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है, जाकर खा लीजिए क्योंकि मैंने खा लिया है। नहीं खाना है क्योंकि मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है और तुम्हें मेरे साथ खाने की आदत नहीं है। अमित इतना कहकर कमरे में चला जाता है। समय बीतता है। तभी एक दिन नीतू अपनी फ्रेंड शालू से मिलने के लिए बाहर जाती है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए सड़क पर चल ही रहे होते हैं। तभी नीतू की नजर एक आदमी पर जाती है, जो कि उसे पीछे से बिल्कुल राहुल की तरह दिखाई देता है और वो भागते हुए उसका पीछा करती है और जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो आदमी सच में राहुल ही होता है। ये देखकर वो उसे गले लगाकर रोते हुए कहती है,
मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। तुम्हें कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन तुमने आने में इतना समय कैसे लगा दिया? तुमने मुझे इतनी भीड़ में ही पहचान लिया। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। मैं वापस आते ही सबसे पहले तुम्हारे घर गया था, जहाँ से मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी तो हो चुकी है। मुझे अंकल जी ने मना किया था तुम्हें बताने के लिए कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन फिर भी हम देखो आज मिल ही गए। वो शादी नहीं, बस एक तरह का समझौता है। मैं आज तक तुम्हें नहीं भूल पाई हूँ और न ही किसी को अपना पति मान सकी। वो शादी मैंने बस दुनिया को दिखाने के लिए और अपने पापा का दिल रखने के लिए की है। लेकिन ये सही नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने पति के साथ धोखा कर रही हो? अंकल जी ने बताया कि वो बहुत अच्छा लड़का है। वैसे राहुल सही कह रहा है। मैं भी तुझसे यही कहने वाली थी कि तुझे नहीं लगता कि तेरा ऐसा करना तेरे पति के साथ धोखा होगा? अमित सच में बहुत अच्छा लड़का है और तुझसे बहुत प्यार भी करता है। मुझे बस इतना पता है कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ, अपने पति अमित से नहीं। अब अगर इसका मतलब अपने पति के साथ धोखा करना है तो धोखा ही सही। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं कल फिर तुमसे यही मिलने आऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना। अभी मुझे जाना होगा। वैसे मैं बहुत खुश हूँ। नीतू इतना कहकर शालू के साथ अपने घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि अमित ने पहले से ही सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा रखा होता है और अपनी माँ ममता के साथ बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। तभी नीतू कहती है, ये सब क्या है? आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? देखा बहू, मेरा बेटा तुझसे कितना प्यार करता है। आज तक इसने कभी मेरे लिए खाना नहीं बनाया, लेकिन तेरे लिए बनाया है। पति तो ऐसा ही मिलना चाहिए सभी लड़कियों को। लेकिन वही तो मैं पूछ रही हूँ माँ जी कि ये सब आपने क्यों किया? ये सब मेरा काम है तो मैं खुद कर लेती। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मुझे ना तुम्हारे साथ खाने को मिले। जब भी तुम बनाती हो तो तुम पहले ही खा लेती हो। अब तो तुम्हें मेरे साथ खाना ही पड़ेगा। आओ बैठो। अमित इतना कहकर नीतू को बड़े ही प्यार से डाइनिंग टेबल पर बैठाता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है। ये सब देखकर शालू को नीतू पर अपने पति के साथ किए धोखे के बारे में सोचकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन नीतू पर कोई असर नहीं होता और वो आए दिन चोरी चुपके राहुल से मिलना शुरू कर देती है। समय बीतता है। तभी एक दिन नीतू कॉफी शॉप में राहुल का हाथ पकड़कर बैठी उससे बातें कर रही होती है। तभी वहाँ अमित आता है और राहुल को नीतू का हाथ पकड़े हुए देखकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की? तू इसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं इससे प्यार करती हूँ और इसने नहीं, मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ था। इसने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने अपने पति के साथ धोखा किया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने तो अपने पति को ही धोखा दे दिया, जिसका तुम्हें पछतावा भी नहीं है। लेकिन एक दिन तुम जरूर पछताओगी। रहो तुम अब इसी के साथ। अब मेरे घर लौट के मत आना। अमित इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और दोबारा फिर कभी वापस मुड़कर नहीं देखता। वहीं दूसरी तरफ राहुल भी कुछ समय बाद एक लेटर लिखकर नीतू को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है और इस तरह से नीतू को अपने पति के साथ किए धोखे की सजा जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है। ये कहानी है हानिया की, जो कश्मीर के बॉर्डर पर रहती है। हानिया एक फौजी को बचाती है, जिसके बाद हानिया और उस फौजी के बीच एक बहुत ही प्यारा सा बंधन बन जाता है और वो शादी कर लेते हैं। पर जब वो अपने ससुराल में जाती है तो उसको अपनी सास द्वारा काफी चीजें झेलनी पड़ती है, क्योंकि उसकी सास उसको अपनी बहू नहीं मानती थी, क्योंकि उसे लगता था कि बॉर्डर से आई उसकी बहू विश्वास के लायक नहीं है। आखिर ऐसा क्या करती थी हानिया की सास उसके साथ, और क्या वो सच में भरोसे के लायक नहीं थी? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस कहानी में। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। मोहन अपनी माँ माया के साथ रहा करता था। मोहन एक फौजी था, बस इसीलिए वो अपनी माँ से दूर बॉर्डर पर रहा करता। ऐसे ही एक दिन माया अपने घर में लेटी हुई थी, तभी उसके पास आर्मी हेड ऑफिस से कॉल आता है। हेलो, क्या आप मोहन के घर से बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं मोहन की माँ बोल रही हूँ। मैं मोहन के हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ। यहाँ एक ब्लास्ट हुआ जिसमें मोहन नहीं रहा, उसकी लाश ढूंढी जा रही है। जैसे ही उसकी लाश मिलेगी वैसे ही हम आपको खबर कर देंगे। जय हिंद। ये सुनकर माया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के बॉर्डर पर हानिया अपनी माँ रेहाना और पिता इशीन के साथ रहा करती थी। हानिया काफी खुश मिजाज लड़की थी।
वो कभी भी किसी की बातों का जल्दी बुरा नहीं मानती थी। ऐसे ही एक दिन हानिया कश्मीर की वादियों में अपने भेड़ों को चरा रही थी। तभी उसकी नजर एक घायल फौजी पर पड़ती है, जहां वो देखती है कि वो फौजी काफी घायल है। उसको देखकर हानिया बिना सोचे समझे उसके पास जाती है और उसका सर अपनी गोद में रखकर उससे बोलती है, या अल्लाह, ये कौन है? जनाब आंखें खोलिए, आप होश में तो है ना? हानिया बार बार उस फौजी को उठाती है पर वो नहीं उठता, जिसके बाद वो किसी की मदद लेती है और उसको अपने घर ले जाती है। अपनी बेटी के साथ एक घायल फौजी को देखकर हानिया की माँ रेहाना अपनी बेटी से कहती है, हानिया बेटा, ये जनाब कौन है? अम्मी, हमें नहीं पता कि ये जनाब कौन है, और इनको देखने से लगता है कि ये फौज के सदस्य हैं। देखिए ना, ये कितने घायल हैं। अम्मी, जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक हम इनको अपने घर में ही पनाह देंगे। पर बेटी, हम इन जनाब को नहीं जानते हैं तो। अम्मी, ये घायल हैं और अल्लाह ये नहीं कहते कि घायल इंसान को उनके हालातों पर छोड़ दें। हानिया की बात सुनकर रेहाना उसकी बात मान जाती है। इस तरह अब हानिया उस फौजी की सेवा करने लगती है। देखते ही देखते 10 दिन गुजर जाते हैं। 10 दिन के बाद जब उस फौजी को होश आता है तो वो खुद को एक लकड़ी के घर में पाता है और एक झटके से उठकर चिल्लाते हुए बोलता है, मैं कहाँ हूँ और किसने मुझे कैदी बनाया है? उसकी आवाज सुनकर हानिया अब उस फौजी के पास आती है और संभालते हुए उससे बोलती है, क्या हुआ जनाब, आपको होश आ गया? अल्लाह का शुक्र है कि आपको होश आ गया। होश आ गया मतलब ये कि आप पूरे 10 दिनों के बाद होश में आए हैं। अब शायद आप पहले से बेहतर हैं। मैं पिछले 10 दिन से यहीं पर हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि उस ब्लास्ट के बाद से मुझे होश ही नहीं आया। और मैं देखो, मुझे ना बॉर्डर पर जाना होगा, इसलिए मुझे मेरे कपड़े वापस कर दो। इतना बोलते ही फौजी मोहन अब अपने बिस्तर से उठकर जाने की कोशिश करता है, पर कमजोरी के चलते वो उठ नहीं पाता। उसको इतना कमजोर देखकर हानिया उसको अपने कंधे का सहारा देती है और उसको बैठाते हुए उससे बोलती है, आराम से, अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। अभी आपको आराम करने की जरूरत है। आपको आराम करना चाहिए जनाब। पर मेरे देश को मेरी जरूरत है, मुझे कैंप पे जाना होगा। जनाब, हम आपको मना नहीं कर रहे, पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अभी आप कमजोर हैं और इस हालत में आपका यहाँ से जाना सही नहीं होगा। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर इशिन आ जाता है और फौजी की ऐसी जिद देखकर वो उससे कहता है, हानिया बिल्कुल सही कह रही है फौजी साहब, अभी आपको आराम करना चाहिए। देखो, आप हमारे बेटे जैसे हो, हम आपको यही मशवरा देंगे कि आपको अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है और मैं एक फौजी हूँ। एक लड़ाई में ब्लास्ट हो गया था, जिस कारण से मैं यहाँ पर आ गया। इशिन की बात सुनकर मोहन अब रुक जाता है। समय यूं ही गुजरता है। समय के साथ मोहन और हानिया के बीच की नजदीकियां बढ़ती जाती है। वो दोनों ही अपने प्यार का इजहार कर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कुछ समय बाद मोहन अपने बॉर्डर पर जाता है और ठीक ना होने की वजह से वो अपने हेड ऑफिस से छुट्टी ले लेता है। समय के साथ मोहन और हानिया दोनों ही कश्मीर छोड़कर अपने घर आ जाते हैं। अब जैसे ही मोहन अपने घर के दरवाजे की बेल बजाता है और उसके घर का दरवाजा खुलता है, वैसे ही मोहन की माँ खुशी से उछल पड़ती है और अपने बेटे को देखकर उससे बोलती है, बेटा तू यहाँ कैसे? तू तो हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि आपको मेरी खबर आई थी कि मैं मर गया हूँ, पर असल में मैं मरा नहीं था, मैं तो घायल हो गया था। और अगर हानिया ने मुझे नहीं बचाया होता तो शायद आज मैं बच नहीं पाता। हानिया? कौन हानिया? अपनी माँ की बात सुनकर मोहन हानिया को घर में आने को कहता है। हानिया काफी सुंदर थी और उसे देखकर माया अपने बेटी से कहती है, बेटा ये कौन है? माँ, ये मेरी पत्नी है और साथ ही आपकी बहू भी। इसका मतलब तू इसको बॉर्डर से लाया है? हे भगवान, नाम के साथ ये साफ पता चल रहा है कि ये। हाँ माँ, ये बॉर्डर से है। पर माँ, ये भले ही बॉर्डर से हो, लेकिन हिंदुस्तानी है। ये बहुत अच्छी लड़की है, एक बार आप इसको अपनाने की कोशिश तो करो। मेरा बेटा बहुत मुश्किल से तो घर आया है, मुझे अब इस लड़की को अपना ही लेना चाहिए, क्योंकि उसको अपनाने के अलावा मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। माया ना चाहते हुए भी अब हानिया को अपनी बहू के रूप में अपना लेती है, पर वो उसको खुद से दूर ही रखा करती। साथ ही वो ना तो अपनी बहू को किसी से मिलवाती और ना ही वो किसी को उससे बात करने देती। ऐसे ही एक दिन माया अपनी बहू के पास किसी काम से जा रही थी। तभी माया अपनी बहू को खुद से बात करते हुए सुन लेती है। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? वहाँ पर हमला हो गया और हमले में हमारे लोग मारे गए। अब मैं क्या करूं? मेरा तो मन कर रहा है बॉर्डर पर जाने का,
पर मैं जा नहीं सकती क्योंकि अब मैं एक शादीशुदा हूँ। हे भगवान, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये यहाँ पर जो हमले होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि इसके लोग ही। इसका तो ये मतलब हुआ ना कि ये एक अलगाववाद है। जो भी है, मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए, पर पुलिस को बुलाने से पहले मुझे अपने बेटे को सारी बात बतानी होगी। आखिर वो इसका पति है, उसको भी तो इसकी हरकतों के बारे में पता होना चाहिए ना। इतना बोलकर माया अब अपने बेटे के पास जाती है और उससे कहती है, मोहन, मैं ना कहती थी कि तू जिसको घर की बहू बनाकर लाया है वो सही नहीं है। आज देख, मेरे पास सबूत है उसके खिलाफ। तुझे पता है, वो अभी खुद से बात करते हुए कह रही थी कि हमले में उसके लोग भी मारे गए। जो हमला हुआ है ना, ये जरूर इसने ही करवाया है। अपनी माँ की बात सुनकर मोहन को गुस्सा आता है और वो अपनी माँ पर चिल्लाते हुए उससे कहता है, बस करो माँ, आपको पता भी है आप जिसको अलगावादी कह रही हो वो कोई अलगावादी नहीं बल्कि एक मामूली सी लड़की है। बेटा, जानने के बावजूद भी कि वो सही लड़की नहीं है, तो अभी भी उसका पक्ष ले रहा है। माँ और बेटे की बहस सुनकर हानिया बाहर आती है, जहाँ वो देखती है कि उन दोनों माँ बेटों में हानिया को लेकर बहस हो रही थी। साथ ही माया के मुंह से खुद के लिए ऐसे शब्द सुनकर हानिया रोते हुए उसके पास जाती है और उससे बोलती है, माँ जी, मैं नहीं जानती कि आप मुझे गलत क्यों समझती हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर बॉर्डर से आई हुई लड़की वैसे नहीं होती जैसा आप समझ रही हैं। हाँ, मैं बॉर्डर से आई हूँ, लेकिन मैं वैसे नहीं हूँ। और रही मेरे खुद से बात करने की बात, तो मैं खुद से इसलिए बोल रही थी क्योंकि कश्मीर में हुए हमलों की वजह से मैंने मेरे अपनों को खो दिया। मैंने अपनी अम्मी और अब्बू को खो दिया। माँ जी, देख लिया माँ आपने। अपनी बहू को इस तरह से रोते हुए देखकर माया को खुद के किए पर अफसोस होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू से माफी मांगती है और उसको अपनी बेटी का दर्जा देने का वादा करती है।